हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज शुरू कर रखी है, उसके लास्ट पार्ट में मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन एक प्रकार का मृद भांड है जो कि वैदिक काल से संबंधित है। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर राइट भी दिया था। इसका राइट आंसर होगा चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड इसका राइट आंसर होगा। वैदिक काल के अंतर्गत चित्रित धूसर मृद भांड को कर्मकांडों के रूप में मुख्य रूप से प्रयोग लिया जाता था। घट अभिषेक के रूप के अंतर्गत मिट्टी के जो पात्र होते थे उनको विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। तो आपको ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा, इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा। अब देखिए, बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, आज की जो क्वेश्चन आंसर है उसकी अपन बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन में पशुओं का देवता किसे माना जाता था। तो ऋग्वैदिक काल के समय पशुओं का देवता किसे माना जाता था? पुष्ण को माना जाता था। ऋग्वैदिक काल के समय में पुष्ण को पशुओं का देवता मानते थे और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत शूद्रों को देवता माना जाता था। तो ये ध्यान रखना, दोनों को अलग अलग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत पुष्ण को पशुओं का देवता मानते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत शूद्रों को देवता कहा गया था। तो पूषण क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। तो देखिए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में आर्यों की देन माना जाता है। मूर्ति जो पूजा है उसके तहत आरण्यक देवी की सबसे पहले पूजा करते थे। तो आरण्यक के सबसे पहले देवी की पूजा करते थे और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई थी। तो किसका उत्खनन करने पर कांस्य की नर्तकी की बनी हुई जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई थी? तो देखिए, मोहनजोदड़ो क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पर लरकना जिले से अपना संबंध रखती है। और इस सभ्यता स्थल की खोज की बात करें तो 1922 से 25 ईस्वी के मध्य राखलदास जो बनर्जी हैं उनके द्वारा इस मोहनजोदड़ो स्थल है, सभ्यता स्थल, इसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? राखलदास बनर्जी को। तो कांसे की नर्तकी की बनी हुई जो मूर्ति का उत्खनन है वो मोहनजोदड़ो के द्वारा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आगम सिद्धांत धर्म साहित्य है। तो आगम सिद्धांत धर्म साहित्य किससे संबंधित है? देखिए, जैन धर्म से ये संबंधित है। जैन धर्म इसका राइट आंसर होगा। आगम सिद्धांत मूलतः जैन धर्म में प्राथमिकता का विषय बनती है। आगम जैनियों का प्रथम प्रमुख ग्रंथ है। यह 13 खंडों में पाली भाषा के अंतर्गत लिखा गया है। और आगम साहित्य के रचयिता की बात करें तो तीर्थंकर इसके रचयिता रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, आगम जो सिद्धांत है वो धर्म किस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जैन धर्म से संबंधित है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, महात्मा बुद्ध का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य से है। महात्मा गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो शाक्य जनपद से है। और इनके जन्म की बात करें तो 563 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के अंतर्गत कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। इन्हें शाक्य मुनि या फिर इनको लुम्बिनी मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने फैक्ट्स बनते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में, वो आपको ध्यान में रखे हैं। शाक्य जनपद से संबंध रखते हैं। 563 ईस्वी में वैशाख पूर्णिमा के अंतर्गत कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनको शाक्य मुनि या फिर इनको लुम्बिनी मुनि के रूप में भी महात्मा गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आलर कमान कौन थे? तो देखिए, आलर कमान कौन थे, इसका राइट आंसर होगा बुद्ध के अध्यापक थे। बुद्ध के अध्यापक आलर कमान के नाम से जाना जाता है। आलर कमान बौद्ध के शाक्य जनपद के शासक जो सुद्धोधन है उसके गुरु थे। शुद्धोधन के गुरु थे और इन्होंने महात्मा गौतम गौतम बुद्ध है उनको शिक्षा देने का कार्य किया था। तो बुद्ध के अध्यापक कौन थे? आलर कमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में जैन धर्म दो भागों के अंतर्गत विभाजित हो गया था? तो देखिए, द्वितीय जैन सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था। जैन धर्म आदि संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है और उन्हीं को आदिनाथ के नाम से जानते हैं और उनको जैन धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे? महावीर स्वामी हुए थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए थे। द्वितीय जैन सम्मेलन में मूलतः जैन धर्म दो भागों के अंतर्गत बट गया था। प्रथम इकाई तो कौन सी थी? श्वेतांबर थी, श्वेतांबर पंथ। और द्वितीय इकाई है वो कौन सी थी? आपकी दिगंबर थी। तो इनके रूप में ये दो भागों में बट गया था। तो द्वितीय जैन सम्मेलन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म द्वितीय जैन सम्मेलन में दो भागों के अंतर्गत बट गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण थे? तो देखिए बौद्ध युग क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। 6ठी शताब्दी में अनेक जो संप्रदाय थे उनका उदय हुआ था और क्षत्रियों और वैश्यों के संयोग से अंतर्गत समाज में क्षत्रियों को जो संतान है वो थोड़ा ऊंचा हो गया था। तो किस युग के अंतर्गत ब्राह्मण है वो क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण थे? तो बौद्ध युग के अंतर्गत थे। बौद्ध युग इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बौद्ध साहित्य में कितने पिटक हैं? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। बौद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो महात्मा गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे, जिनके वास्तविक नाम की बात करें तो उनका वास्तविक नाम क्या क्या था? सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। जो बौद्ध धर्म है उसके साहित्य को पिटक क्या होता है? ज्ञान की टोकरी होता है। जो बौद्ध साहित्य है उसको 3 पिटक में बांटा गया है, 3 ज्ञान की टोकरियों के रूप में उनको बांटा गया है। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका विनय पिटक, एक है सूत पिटक और एक है अभिधम पिटक। इन 3 पिटक के रूप में बांटा गया है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो सूत पिटक को कहा जाता है। तो बौद्ध साहित्य के कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द्विज किसे कहा जाता था? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। द्विज किसे कहा जाता था? ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को कहा जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इसका राइट आंसर होगा। वैदिक काल में द्विज वर्ग के अंतर्गत ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे और जो वैश्य है उनको गिना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत इनका उल्लेख मिलता है। तो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त काल के अंतर्गत सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे। गुप्त काल में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे और इन सिक्कों को पर्यंक पर्यंक या फिर इनको पंकय तथा इन सिक्कों के ऊपर चंद्रगुप्त द्वितीय का अकेला चित्र अंकित हुआ करता था और ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे। तो ऑप्शन आपको जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, गुप्त काल में रेशमी वस्त्रों का व्यापार और व्यवसाय होता था। तो देखिए कहाँ पर होता था? वाराणसी के अंतर्गत होता था। वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। गुप्त काल में रेशमी वस्त्रों का व्यापार और व्यवसाय वाराणसी के अंतर्गत हुआ करता था। इस व्यापार के अंतर्गत स्कंदगुप्त ने सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की थी। तो ये स्कंदगुप्त ने इस व्यापार के अंतर्गत सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की थी और गुप्त काल के अंतर्गत रेशमी वस्त्रों का व्यापार और व्यवसाय है वो वाराणसी के अंतर्गत हुआ करता था। नेक्स्ट आपको देखा है, मौर्य युग में अवंतीपत था। तो मौर्य युग के अंतर्गत अवंतीपत एक दक्षिणी प्रांत था। मौर्य युग में अवंतीपत की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी मौर्यपत जो है उसकी राजधानी थी। अवंतीपत की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी और दक्षिणी प्रांत के अंतर्गत ये आया करती थी। तो दक्षिणी प्रांत क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, यूनानी राजदूत जो डाइमेकस है किसके शासनकाल के अंतर्गत भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल के अंतर्गत यूनानी राजदूत जो डाइमेकस है वो भारत आया था। यह राजदूत बिंदुसार का दरबारी था। तो ये ध्यान रखना, बिंदुसार का क्या था? ये दरबारी था। और यूनानियों के साथ में मित्रता कायम करने वाला प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और बिंदुसार क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, श्रवण बेलगोला का संबंध था। तो देखिए श्रवण बेलगोला का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त मौर्य से था। देखिए श्रवण बेलगोला कहाँ पर? ये कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। कर्नाटक में बौद्ध धर्म का प्रमुख मठ के रूप में श्रवण बेलगोला को जो कहा जाता है, इसी को जाना जाता है। यहाँ पर महावीर स्वामी है, उसकी विशाल मूर्ति भी यहाँ पर अवस्थित की गई है। चंद्रगुप्त जो मौर्य है उन्होंने श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ पर जीवन की मुक्ति के लिए प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्राट के रूप में संथारा को प्राथमिकता दी थी, जिसको संलेखना के नाम से भी जाना जाता है, उसी को संथारा के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्राट के रूप में इन्होंने संथारा को वहाँ पर प्राथमिकता दी थी। तो श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अशोक द्वारा विजित कलिंग युद्ध का विवरण पाया जाता है। देखिए मैंने आपको जो पहले की वीडियो है हिस्ट्री के, उसमें मैंने आपको किसी न किसी एक वीडियो में बताया है कि अशोक के जो कलिंग विजय हुई थी, कलिंग युद्ध, वो कौन से शिलालेख के अंतर्गत वर्णित है? तो देखिए 13वें शिलालेख के अंतर्गत वो वर्णित है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईस्वी में
कलिंग जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है, वहां पर ये युद्ध लड़ा था और इसके ऊपर विजय प्राप्त की थी। देखिए सम्राट अशोक के शासनकाल भी मैंने आपको बताया था 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक का कार्यकाल था, और 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया था, और राज्याभिषेक के ठीक 8वें वर्ष से ये कलिंग का आक्रमण है वो माना जाता है। इसका जो प्रमाण है वो शिलालेख के 13वें शिलालेख के अंतर्गत मिलता है। सम्राट अशोक की विजय का उल्लेख है वो शिलालेख 13वें के अंतर्गत वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस के द्वारा की गई थी। मोगलीपुत्र तीस का इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की परिमार्जन के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, और बौद्ध धर्म संगीति मौर्य काल के सम्राट अशोक के काल के अंतर्गत 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अंतर हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मौर्य काल में भाग था, तो मौर्य काल के अंतर्गत किसका भाग था? भूमिकर का था। भूमिकर इसका राइट आंसर होगा। मौर्य काल में भाग प्राय भूमिकर को कहा जाता था। यह कर विजित प्रदेशों से वसूला जाता था, और ये जो कर है उसका प्रारंभ मौर्य काल के प्रथम शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था उनके द्वारा इसका मतलब इनको शुरू किया गया था। तो भूमि कर किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शुरू किया गया था, और मौर्य काल के अंतर्गत ये प्रचलित था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन वी.एस. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। वी.एस. स्मिथ इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त है वो गुप्त काल का एक महान शासक था, उसे भारत का नेपोलियन है वो वी.ए. स्मिथ के द्वारा कहा गया। इसकी सर्वाधिक विजय यात्राओं का उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख है उसके अंतर्गत किया गया है। तो वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है। क्वेश्चन आज का है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसके द्वारा की गई थी? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।